नमस्कार। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजपाल यांगेड़ कक्षा 12 भूगोल विषय की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में एस्किमो जनजाति की जो चर्चा की थी और एस्किमो जनजाति की विस्तृत चर्चा कर रहे थे, उसी के कुछ बिंदुओं को और आगे बढ़ाते हुए उनके आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं और जानते हैं कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनका निवास गृह कैसा है, किस तरीके के उनके मकान बने हुए हैं, किस तरीके के घरों में वो लोग रहते हैं या तंबू बनाकर रहते हैं। इसी के साथ में उनके द्वारा काम में लिए जाने वाले जो उपकरण हैं या यंत्र हैं, वो कौन कौन से यंत्र या उपकरण हैं और उनको हम किन नामों से पहचानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनके रहने के घर कैसे होते हैं। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं उनके घर मुख्य रूप से बर्फ से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं या हड्डियों व खाल जो होती हैं उनसे बने होते हैं। हमारी तरह जिस तरीके से यहाँ पर मकान बनाए जाते हैं, जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे यहाँ पर काम में लिया जाता है, उस तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ पर नहीं होता है। उन लोगों के पास में केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बर्फ है या कोई पत्थर हैं या हड्डियाँ हैं या खाल है, इन्हीं का उपयोग करके ये लोग अपना रहने का निवास स्थान बनाते हैं। अब ये जो बर्फ से बने घर होते हैं या फिर खाल से बने घर होते हैं, निवास स्थान होते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है जानते हैं। शीतकाल के दौरान ये क्या करते हैं कि बर्फ के जो मकान होते हैं उनमें रहते हैं। और कई बार आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा, इग्लू। इग्लू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं उनका जो शीतकाल में बर्फ से बना हुआ घर होता है या मकान होता है, उसको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनका जो बर्फ से बना हुआ घर है उसको हम इग्लू कहते हैं। उसके बाद में है कर्मक। बर्फ के बने हुए को घर जो है उसको हमने इग्लू कहा। अब दूसरा नाम एक और है कर्मक। कर्मक क्या है? अभी ये गलती मत कर बैठना, इससे पहले के जो बिंदुओं में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, तो उस समय आप लोगों को कार्मिक बताया था और मुक्लुक्स बताया था, जो कि जूते थे। वहां कार्मिक था और यहां कर्मक है, इसका ध्यान रखें, ये अलग अलग हैं। ये कर्मक जो एस्किमो जनजाति के मकान हैं उनको कहा जाता है, लेकिन वो बने किस तरीके के होते हैं, उनका जो ढांचा होता है वो किस तरीके का बना होता है। देखिए, ये जो कर्मक बने होते हैं ये 5-6 फीट गहरे होते हैं। भूमि के अंदर जो वहाँ का जो स्थलीय भाग है या जैसा भी खंड वहाँ पर मौजूद है स्थल का, उसके अंदर गड्ढा खोद कर ये बनाते हैं। यानी कि 5-6 फीट गहराई होती है भूमि के अंदर और 2-3 फीट ऊपर तक भी लेते हैं। इस तरीके से कुछ गहरा भी होता है और कुछ ऊपर भी होता है। ये बनाते किससे हैं इस ढांचे को? ये लकड़ी और जो व्हेल मछली होती है उस मछली की हड्डियों से
ये मकान जो है उसका ढांचा तैयार करते हैं और उसमें अंदर जाने के लिए, उस मकान में अंदर जाने के लिए जो प्रवेश द्वार होता है वो एक सुरंग के जरिए वो उसमें अंदर जाते हैं। भूमि के अंदर जैसे ही जाते हैं तो जो इसके अंदर प्रवेश द्वार होता है वो भूमिगत रूप से एक सुरंग होती है और उस सुरंग के जरिए वो इस कर्मक में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करते हैं, खाल से ये लोग तंबू बनाते हैं, अस्थायी तंबू। किससे बनाते हैं? जो भी मछलियां होती हैं उनकी खाल से ये अस्थायी तंबू बनाते हैं और उन तंबुओं के दौरान ये लोग रहते हैं। देखिए, इन लोगों के रहने के लिए जो घर हैं वो हर मौसम के अनुसार अलग अलग बने हुए हैं। आपने देखा शीतकाल में बर्फ से बने हुए घर होते हैं जिनको इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा लकड़ी और व्हेल मछलियों की हड्डी से बना हुआ जो ढांचा होता है, जो कुछ भूमि के अंदर कुछ बाहर और अंदर सुरंग से प्रवेश करते हैं, उसको हम कर्मक कहते हैं। और गर्मियों में जो अस्थायी तंबू बनाकर भी ये लोग रहते हैं। तो ये रही इन लोगों के निवास गृह की चर्चा। अब हम जानते हैं इन लोगों द्वारा काम में लिए जाने वाले यंत्र और उपकरण, यंत्र और उपकरण कौन कौन से हैं, जिसके बारे में पहले भी हम जान चुके हैं। जैसे कयाक है, इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। हारफून है, ठीक है, विस्तृत जान लेते हैं। कयाक क्या है? आपने जाना कि एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो चमड़े की एक नाव बनाकर रखते हैं जो लगभग 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। यानी कि लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी जो है वो नाव होती है, जो चमड़े की बनी होती है। उस नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। उस नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है उमियाक क्या है? उसके बाद में है उमियाक क्या है? कयाक जिस प्रकार एक नाव है उसी प्रकार उमियाक भी एक प्रकार की नाव है। और वो जो नाव है वो इसके बजाय बड़ी नाव है। और ये जो बड़ी नाव है उस बड़ी नाव को उमियाक कहा जाता है। और ये जब व्हेल मछली होती है, बड़ी मछली जो होती है, उसका शिकार करने के लिए इस नाव का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है हारफून, जो कि इनका शिकार करने का एक हथियार है, हड्डियों से बना होता है और ये लगभग 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है, जो भालानुमा हथियार होता है और वो रस्सी से भी बंधा हुआ होता है। यानी कि जो हारपून है वो भालानुमा हथियार होता है और वो रस्सी से बंधा होता है। उसके बाद में है स्लेज। स्लेज क्या है? स्लेज बर्फ पर चलने वाली, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। स्लेज बिना पहियों की गाड़ी होती है जो बर्फ पर चला करती है। बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते हैं, उस गाड़ी को हम स्लेज कहते हैं। अब इसे खींचता कौन है? कुत्ते या जो रेंडियर होते हैं वो इस स्लेज गाड़ी को खींचते हैं, जिससे इन लोगों द्वारा जो भी शिकार किया जाता है उसको लाने ले जाने के लिए, यानी कि परिवहन के लिए इस गाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो यह है इन लोगों के यंत्र और उपकरणों की चर्चा, जिसमें कयाक, उमियाक, हारपून और स्लेज रहे हैं। अब हम इसके साथ जानेंगे इन लोगों की समाज और संस्कृति के बारे में। इन लोगों के
समाज और संस्कृति के बारे में, इन लोगों का समाज कैसा है, इनकी संस्कृति कैसी है, और फिर उसके बाद में अगला बिंदु इसी में साथ में रहेगा वातावरण, समायोजन, और फिर उसका अंतिम बिंदु रहेगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले बिंदु में देखेंगे समाज और संस्कृति के बारे में। देखिए, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, इनका समाज और संस्कृति कैसी है? क्या हमारे यहाँ की समाज और संस्कृति है उनकी तरह है या काफ़ी भिन्न है? तो आप इनकी विभिन्न गतिविधियों से या इनके रहन सहन से या इनके पहले के खान पान से या भोजन से, इन सब से आप वाकिफ हो चुके हैं। तो आपको इस बात का जरूर अंदाजा हो गया होगा कि इनकी संस्कृति जो है या इनका जो समाज है वो भी हमारे समाज से काफ़ी भिन्न ही होगा। इनका जो जीवन है वो हमारे समाज से काफ़ी भिन्न तरीके का होगा। और ये लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, देखिए छोटे छोटे समूह के दौरान ये लोग रहते हैं। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, इनके छोटे छोटे समूह बने होते हैं, और उन समूह के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ पर शहर हैं, गांव हैं, कस्बा हैं, ढाणियाँ हैं, उन सब में अलग अलग मकानों का जिस तरीके से समूह बना होता है, घर पास पास सटे होते हैं, और हम तो स्थायी रूप से बसे होते हैं, लेकिन इन लोगों का, कुछ लोगों का जो है वो समूह बना होता है, छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं, 20-30-50 लोगों का अलग है, 20-30-50 लोग अलग रह रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे समूह में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। घुमक्कड़ ये जीवन जीते हैं। हमारी तरह एक ही जगह स्थायी रूप से निवास स्थान बनाकर ये लोग नहीं रहते हैं। ये शिकार की तलाश में या भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। मौसम के अनुसार भी ये अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। यानी कि इनके जीवन की अगर हम बात करें तो इनका जीवन घुमक्कड़ जीवन है। एक जगह से दूसरी जगह पर ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं, घूम घूम के अपने स्थान बदलते रहते हैं। रहते किस तरीके से हैं? इनका रहने का जो ढंग है वो आदिम ढंग है। आज के आपकी तरह आधुनिक जीवन शैली का इनका ढंग नहीं है। आधुनिक तरीके से ये लोग नहीं रहते हैं, आधुनिकता से काफ़ी अभी दूर हैं। और जिस तरीके से जंगलों में इनको जो भी या जिस स्थान पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर इनको जैसे भी सुविधा मिल रही है उस ढंग से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वो ढंग आदिम ढंग है, बहुत ही पुराना प्राचीन तरीके का। उसके बाद में है, ये थे इनकी छोटे समूह में रहने की गतिविधि, घुमक्कड़ जीवन और आदिम ढंग का जीवन। हाँ, इनमें बात करें कि इनका जो वंश होता है, जो समाज होता है, उसमें किसकी प्रधानता होती है? वो प्रधानता होती है पितृवंशीय समाज। इनके जो परिवार में मुखिया होते हैं, जो वंश के मुखिया होते हैं, उसके अनुसार पितृवंशीय समाज है। विवाह समारोह की बात करें तो इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी कि पितृवंशीय समाज है, बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है। और ये जो भी त्योहार वगैरह मनाते हैं, ये गर्मियों में मनाते हैं। विशेषकर जो भी इनके उत्सव होते हैं या समारोह होते हैं वो ग्रीष्म काल के दौरान ये लोग अपने समारोह मनाते हैं। इसी के साथ ही ये जो जादू टोने होते हैं उनमें भी ये लोग विश्वास रखते हैं। जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। इसी के साथ में जैसे हमारे समाज में आप देखते हैं जिसके पास उच्च पद होता है, ज़्यादा परिसंपत्ति होती है, उसको हम एक सामाजिक मापदंड तय करके प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं। उसी तरीके से इनके समाज में भी
जिनके पास रेंडियर होते हैं ज़्यादा, रेंडियर जहाँ जिनके पास में मौजूद होते हैं, वो उनकी संपत्ति और सामाजिक स्तर का एक प्रकार का मापदंड होता है कि जिसके पास ज़्यादा रेंडियर हैं, इसका मतलब है कि वो सामाजिक स्तर से थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, और वो उसकी संपत्ति भी मानी जाती है। तो ये रही है इन लोगों की समाज और संस्कृति की चर्चा, जिसमें विशेष रूप से ये छोटे छोटे समूह के दौरान, छोटे छोटे समूह के अंतर्गत रहते हैं। घुमक्कड़ इनका जीवन है, लेकिन आदिम ढंग से ये लोग जब अपना जीवन यापन करते हैं। इनका समाज पितृवंशीय समाज है। विवाह की अगर हम चर्चा करें तो बहुपत्नी प्रथा है। जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं, और उत्सव और जो समारोह मनाते हैं वो ग्रीष्म काल के दौरान मनाते हैं। और रेंडियर इनके संपत्ति और सामाजिक स्तर के मापदंड होते हैं। अब रही बात कि भाषा किस प्रकार की बोलते हैं, क्योंकि संस्कृति में आप जानते हैं सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं, ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। और साथ ही एक विशेष और है कि जब भी कठोर शीत ऋतु होती है, उस समय कठोर शीत ऋतु के दौरान भोजन की जब कमी आ जाती है, तो भोजन की कमी के दौरान कई वृद्ध जो लोग होते हैं या जो अशक्त होते हैं, जो चल फिरकर अपना भोजन नहीं ढूंढ सकते हैं, वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। यह है हमारे एस्किमो जनजाति के समाज और संस्कृति की चर्चा। और अब हम जानेंगे एस्किमो जनजाति के वातावरण समायोजन के बारे में, कि उनका वातावरण के साथ में किस प्रकार समायोजन है। देखिए, हमारे यहां पर सामान्य जो जलवायु है, उसके बजाय उनका जिस कठोर जलवायु में रहना है, तो समायोजन करना भी काफी मुश्किल है। क्योंकि कठोर जलवायु में समायोजन करने की अगर हम बात करें तो सामान्य जीवन से काफी अलग है। लेकिन उन लोगों की एक विशेष दक्षता है ये, जिस विशेष दक्षता के कारण वो ऐसे शीत और कठोर जलवायु में भी अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालकर बदल लेते हैं। विशेष रूप से जैसे वालरस जो मछली है, उसकी हड्डियों से वो स्लेज गाड़ी बना लेते हैं। बर्फ के घर बनाकर वो रह लेते हैं, और वहां पर बर्फ की जो हवाएं चलती रहती हैं, हिम झंझावत जो आते रहते हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए, या फिर बर्फ पर जो सूर्य की किरणें गिरती रहती हैं, तो उस किरणों के गिरने की वजह से काफी चमक हो जाती है वहां पर, और उस चमक का प्रभाव उनकी आंखों पर पड़ता है। तो उन आंखों को उस चमक से बचाने के लिए और बर्फीले जो झंझावत है उनसे बचाने के लिए वे लोग आंख कवच का भी उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से चश्मे का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से वो भी अपनी आंखों को सुरक्षित उन सूर्य की किरणों की चमक से बचाने के लिए और हिम झंझाओं से बचाने के लिए जो है वो आंख कवच का उपयोग करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं और उनका हम हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे वातावरण के अनुसार उपयोग करते हैं, वो भी अपने अपने उस वातावरण के अनुसार उपलब्ध जो भी चीज़ें होती हैं वो उनका उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें कठोर जलवायु में रहना उनके लिए एक दक्षतापूर्ण काम रहा है। उनकी एक विशेष दक्षता है, हड्डियों से स्लेज गाड़ी वगैरह बनाना है, बर्फ से घर बनाना है, या आंखों का एक कवच बनाना है। तो इस तरीके से कठोर जलवायु में भी वो अपने आप को समायोजित करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अब हम जानते हैं अगले बिंदु के दौरान कि उन लोगों का आधुनिक संस्कृति के साथ में किस प्रकार संबंध रहा है। देखिए, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनका
आधुनिक संस्कृति के लोगों से संपर्क बढ़ा। और वो किस प्रकार बढ़ा? क्योंकि ये जनजाति मुख्य रूप से एकाकी प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है। अकेले एकांत में रहने वाली जो जनजाति है, तो एकाकी प्रदेशों में निवास करने वाली जो ये जनजाति है, इस जनजाति का धीरे धीरे 1960 के बाद में, 1960 के दशक के बाद में यूरोपियन और अमेरिकी लोगों के साथ में संपर्क बढ़ना शुरू हुआ। इससे पहले ये जनजाति एकाकी प्रदेशों में अलग रह रही थी, जिनका अन्य किसी आधुनिक संस्कृति के लोगों का संपर्क नहीं था इनके साथ। लेकिन 1960 के दशक के बाद यूरोपियन और अमेरिकी जो लोग हैं उनके साथ में इनका संपर्क बढ़ा। और यूरोपियन और अमेरिकी जो लोग हैं उनके साथ में संपर्क बढ़ने से क्या बदलाव आया, ये देखते हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से पुराने हथियार काम में ले रहे थे, हारपून जैसे हड्डियों से बने हुए हथियार काम में ले रहे थे, उनके बजाय आग्नेय अस्त्रों और ये बंदूकों का प्रयोग करने लगे। यानी कि जो हड्डियों से बने हुए हथियार थे, उनके बजाय ये आग्नेय अस्त्रों और बंदूकों का प्रयोग करने लग गए। इसी के साथ में जो कयाक एक प्रकार की चमड़े की नाव थी, जिसका उपयोग ये परिवहन के लिए किया करते थे, उस चमड़े से बनी हुई नाव कयाक के स्थान पर इन लोगों ने मोटरों से चलने वाली मोटर चालित नाव का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी के साथ में जो स्लेज गाड़ी थी इनकी, बिना पहियों की, जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते थे, उसके स्थान पर इन्होंने स्नो स्कूटर उपयोग करना शुरू कर दिया। जो बर्फ पर चलाया जाता है वो स्कूटर इन्होंने उपयोग करना शुरू कर दिया। और ये सारे जो बदलाव देखने को मिले, ये सारा इन अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के साथ में संपर्क बढ़ने की वजह से हुआ धीरे धीरे। इसी के साथ में जो फर और समूर थी, इनका ये लोग व्यापार करने लग गए। जो भी जानवरों को मारने के बाद में जो फर और समूर मिलती थी, उनका ये व्यापार करने लग गए। और व्यापार करने से जब इनको मुद्रा की प्राप्ति होने लगी, व्यापार करने से इनको मुद्रा की प्राप्ति जैसे ही होने लगी, तो इनका जो पहनावा था, इनका जो रहन सहन था, इसमें बदलाव आ गया। फिर आधुनिक लोगों की तरह धीरे धीरे इनका पहनावा और जो रहन सहन था वो भी बदलने लगा। क्यों? क्योंकि ये फर और समूर का जो व्यापार करने लगे, तो इससे इनको मुद्रा मिलने लग गई। इसके बाद में धीरे धीरे क्या किया गया, जो अमेरिकी सरकार है, उस अमेरिकी सरकार ने इनको विभिन्न प्रकार की भरण पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे अमेरिकी सरकार द्वारा इनको भरण पोषण की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की वजह से इनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आया और काफी सुधार हुआ। हालांकि कनाडा और अलास्का में इस तरीके की एस्किमो जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं भरण पोषण की, उन सुविधाओं के मिलने की वजह से कनाडा और अलास्का में इनकी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कनाडा और जो अलास्का है, उनमें इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण जो टुंड्रा प्रदेश हैं, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण जो टुंड्रा और तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नजर आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, पर्यावरणीय तथ्य जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। तो इन लोगों के अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भरण पोषण की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन टुंड्रा प्रदेशों में पर्यावरण जो है
यानी कि तटीय क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरणीय प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और इसी तरीके से जिस प्रकार अमेरिकी सरकार द्वारा इनको सुविधाएं दी जा रही हैं और लगातार इनके रहन सहन, पहनावा या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, जैसे जैसे बदलाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर देखा जाए तो 21वीं शताब्दी में शायद हो सकता है कि इनका जो परिवेश, हम जिस परिवेश की पहले बात कर रहे थे, वो परिवेश एक प्रकार का ऐतिहासिक परिवेश मात्र रह जाएगा अगर इसी तरीके से सुविधाएं मिलती रही तो ये रही प्रिय विद्यार्थियों हमारे एस्किमो जनजाति के लोगों की आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क बढ़ने से आ रही बदलावों की चर्चाएं, जिसमें आपने जाना कि किस तरीके से यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के साथ में संपर्क बढ़ा, कैसे उन्होंने जो है प्राचीन हथियारों की जगह बंदूक और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया, स्नो स्कूटर, मोटर चालित नाव और व्यापार भी करने लगे और सरकार द्वारा भी इनको जो सुविधाएं दी गई, इस वजह से इनका जो अब परिवेश है वो शायद ऐतिहासिक परिवेश बनकर रह जाएगा। इस तरीके की चर्चाओं के साथ में हमारे एस्किमो जनजाति की चर्चा पूरी हुई और इसी के साथ में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे बुशमैन जनजाति की। धन्यवाद।